नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 का, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी खंड के तत्व। इस चैप्टर की हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी थी और आज हमारा वीडियो नंबर 3 रहेगा, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस लेसन नंबर 7 की हमारी 3rd क्लास रहेगी। हमने पिछले वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 यानी वर्ग 15 के तत्व स्टार्ट कर दिए थे। यानी हम पी खंड में समूह 15, समूह 16, समूह 17 और समूह 18 का अध्ययन करेंगे, जिनमें से हमने वर्ग 15 के तत्व स्टार्ट कर दिए थे। पिछले वीडियो में हमने वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुणों का अध्ययन कर लिया था और आज अपन इस पार्ट नंबर 3 में वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। यानी हम रासायनिक गुणधर्म स्टार्ट करेंगे और इस आज के पार्ट में हम रासायनिक गुणधर्मों में ऑक्सीकरण अवस्था व नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, इन 2 रासायनिक गुणों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ग 15 के तत्वों का, या अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि समूह 15 के तत्व, क्या कहेंगे? समूह 15 के तत्व सामान्यतया -3, +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे आप। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व सामान्यतया -3, +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अब देखो ये जो -3 ऑक्सीकरण अवस्था है, ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। स्थायित्व घटता है। देखो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति घटती है। क्योंकि देखो कारण क्या है? क्योंकि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण, क्या कहेंगे? धात्विक गुण बढ़ते हैं। धात्विक गुण
बढ़ते हैं। देखो समझना इस बात को, मैं वर्ग 15 के तत्व दिखा रहा हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनका संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखें तो इसका होता है 2s2 2p3। इसकी बात करें तो 3s2 3p3। आर्सेनिक की बात करें तो 4s2 4p3। एंटीमनी की बात करें तो 5s2 5p3। और बिस्मथ की बात करें तो 6s2 6p3। अब देखो हमने क्या कहा कि वर्ग 15 के तत्व सामान्यतया -3 +3 +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। देखो s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, p कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 और 2 कुल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें तो इनका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, यानी अपन कह सकते हैं कि अक्रिय गैसों के समान इनका अष्टक हो जाएगा। तो यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें तो उस स्थिति में ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। फिर हमने क्या कहा कि +3, देखो अगर ये p कक्षकों के तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग दें, यानी अपन कह सकते हैं कि इनका जो p उपकोष है वो खत्म हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तो उस स्थिति में ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और यदि ये p कक्षकों के साथ साथ, यानी 3 इलेक्ट्रॉन तो p कक्षक के और 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक के, अगर पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन त्याग दें तो उस स्थिति में ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि किस स्थिति में ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे, किस स्थिति में +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे और किस स्थिति में ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। फिर हमने क्या कहा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति घटती है। क्या कहेंगे अपन कह सकते हैं -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, कारण मैंने क्या बताया, कारण हमने ये कहा कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ते हैं, देखो हमने पिछले वीडियो में भी अध्ययन किया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। हमें पता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो अधातु होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु होते हैं और बिस्मथ एक धातु तत्व होता है। और हमें पता है कि धातुओं का प्रमुख गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, यानी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बजाय इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। तो ये कहा हमने कि -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, और धातुओं का प्रमुख गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, यानी ये माइनस की बजाय +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये तो बात हुई -3 ऑक्सीकरण अवस्था की। देखो बिस्मथ का ऐसा कोई सा भी यौगिक नहीं है जिसमें बिस्मथ -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता हो। क्यों? क्योंकि बिस्मथ एक धातु तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है।
तो ये तो बात हुई -3 ऑक्सीकरण अवस्था की। अब बात करते हैं +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था की। इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, समझना बात को, अब हम +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था की चर्चा कर रहे हैं। हम कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्या कहेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +3, क्या कहेंगे, +3 ऑक्सीकरण अवस्था, ध्यान से समझना आप। अब हम +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था की चर्चा कर रहे हैं। हम कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था, +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था, +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, का स्थायित्व घटता है। अब समझो आप इस बात को, यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति तो बढ़ेगी, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। यही कहा मैंने कि +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। अब देखो इसका कारण क्या है, इसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। ये बात हो गई क्लियर। अब हम इसको हटा रहे हैं, यानी ऐसा क्यों है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता क्यों है। इसका कारण क्या बताया मैंने, अक्रिय युग्म प्रभाव। इसको समझना आप, अक्रिय युग्म प्रभाव, यानी इसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, पहले समझना आप कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, जिसके कारण NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन, NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। इसे ही अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं, इसे ही अक्रिय युग्म क्या कहा हमने
कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है, जिसके कारण NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले पाते हैं। इसे ही अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं, यानी अपन इसे कहेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो, हमें पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इन तत्वों के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने लगती है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और NS के इलेक्ट्रॉन, यानी अपन कह सकते हैं कि NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले पाते हैं। देखो इसे समझो आप, हमें पता है कि S कक्षक P कक्षकों की तुलना में नाभिक के निकट स्थित होते हैं, जिसकी वजह से NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले पाते हैं। इसलिए इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। NS में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म में है, पेयर में है, इसीलिए इसे अक्रिय युग्म यानी ये NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाते हैं, बंध बनाने में भाग नहीं ले पाते हैं, इसीलिए इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको आप ध्यान में रखोगे। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि अक्रिय युग्म प्रभाव से आप क्या समझते हैं, या फिर अक्रिय युग्म प्रभाव को समझाइए। तो कारण मैंने क्या बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर NS के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे वे इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले पाते हैं। इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन तत्व की, यानी नाइट्रोजन क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। तो आप इसे स्टार लगा के लिखोगे, स्टार लगा के लिख लो आप। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नाइट्रोजन क्या कहेंगे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ध्यान से समझना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में, ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में +1 +2 +3 +4 और +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। क्या कहा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में +1 +2 +3 +4 +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। देखो, हम नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बने कुछ यौगिक ले रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखो, पहला यौगिक है N2O, दूसरा मैं ले लूँ NO, तीसरा N2O3, अगला मैं ले लूँ NO2 और अगला N2O5। देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड।
इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। क्या कहेंगे? डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ये क्या है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और ये क्या है? डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, यानी ये नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बने कुछ यौगिक मैंने लिखे हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब देखो आप, यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था है +1, इसकी बात करूं तो +2, इसकी बात करूं तो +3, इसकी बात करूं तो +4, और इसकी बात करूं तो +5। और इन सभी यौगिकों में ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन अवस्था है वह -2 है। तो देखो +1, +2, +3, +4, +5, और यही कहा मैंने कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में +1, +2, +3, +4, +5 ऑक्सीजन अवस्थाएं दर्शाता है। अब देखो, यानी अपन इधर से इधर आ रहे हैं, तो यानी जो धनात्मक आवेश है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +5। यानी अपन कह सकते हैं कि इधर से इधर आएंगे तो इन पर धनात्मक चार्ज बढ़ रहा है। यानी ये जो N2O5 है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा क्या हो गई? कमी हो गई। भाई प्लस चार्ज है, इसका मतलब कमी हो गई है। इसका मतलब ये लोन पेयर ग्रहण करने की क्षमता अधिक रखता है। और लुईस के अनुसार क्या कहेंगे? लुईस के अनुसार वे यौगिक जो लोन पेयर ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वो क्या होंगे? लुईस अम्ल। और लुईस के अनुसार जो लोन पेयर दान करते हैं वो क्या होते हैं? लुईस क्षार। और ये ग्रहण कर रहे हैं, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब ये लुईस अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। तो अगर हम इनका अम्लीय गुणों का क्रम देखें, अम्लीय गुणों का क्रम, ये अपन कह सकते हैं अम्लीय सामर्थ्य का, अम्लीय गुणों का क्रम, एक ही बात है, अम्लीय गुणों का क्रम। तो बताओ ज़्यादा लोन पेयर ग्रहण करने की टेंडेंसी किसकी रहेगी? N2O5 की रहेगी, उससे कम NO2 की, उससे कम N2O3 की, उससे कम NO की, और सबसे कम N2O की। यानी अपन इनका अम्लीय गुणों का क्रम लिखे तो कौन सा आएगा? N2O, फिर उससे ज़्यादा NO, उससे ज़्यादा N2O3, उससे अधिक NO2 और सबसे अधिक N2O5। तो हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इनके अम्लीय गुणों के बारे में भी बता सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम चर्चा करते हैं आगे। देखो नाइट्रोजन व फॉस्फोरस के कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्या बताया मैंने? मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तो नाइट्रोजन व फॉस्फोरस के वे यौगिक असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। यानी अपन क्या कह सकते हैं?
अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन व फॉस्फोरस के वे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन व फॉस्फोरस मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, तो ऐसे यौगिक असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसको भी आप स्टार लगा के लिखो। क्या कहेंगे? हम कहेंगे नाइट्रोजन व फॉस्फोरस के वे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन व फॉस्फोरस मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो ऐसे यौगिक क्या कहेंगे? तो ऐसे यौगिक असमानुपातन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। असमानुपातन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। देखो, पहले तो आप मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को समझो। देखो, मैं एग्जाम्पल के रूप में नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन +1, +2, +3, +4 और +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, अभी हमने चर्चा की है। तो अगर मैं इसकी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो +3 को हम क्या कह सकते हैं? मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था यानी बीच की। मध्यवर्ती का मतलब +3 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन की मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है। और ये कहा है हमने कि नाइट्रोजन व फॉस्फोरस के वे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन व फॉस्फोरस मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो ऐसे यौगिक असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ये असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझो आप। देखो, चाहो तो आप हेडिंग लगा लो, असमानुपातन अभिक्रियाएं। असमानुपातन अभिक्रियाएं। देखो, इंपॉर्टेंट हेडिंग है। डायरेक्ट टिप्पणी के रूप में यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए असमानुपातन अभिक्रिया। इसे हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। देखो, हमने 11th में भी पढ़ी थी ये अपचय अपचयन वाले चैप्टर में, असमानुपातन अभिक्रिया। क्या कहेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है, असमानुपातन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है असमानुपातन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। असमानुपातन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहा? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है, असमानुपातन अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वे विक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी एक ही तत्व के ऑक्सीकरण अंक में कमी व वृद्धि होती है, असमानुपातन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ रहे हैं। देखो मैं एग्जाम्पल लूँ HNO2 का, 3 ले लूँ मैं इसके, और एक तो बना दूँ HNO3 प्लस H2O प्लस 2NO। देखो ये तो क्या है, ये तो नाइट्रस अम्ल है। कौन सा अम्ल है? नाइट्रस अम्ल। ये है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो आप, नाइट्रस अम्ल की बात करूं तो यहां पर इस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक है +3। कितना? +3। और नाइट्रिक अम्ल की बात करूं तो यहां पे ऑक्सीकरण अंक है +5 है। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करूं तो +2। अब देखो आप, समझने की बात अब है, यानी नाइट्रस अम्ल से नाइट्रिक अम्ल बना तो नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? +5, यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई? वृद्धि। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना, ऑक्सीकरण, यानी यहां पर तो इस HNO2 से HNO3 में तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? वृद्धि, यानी नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, त्यागने पर +3 से +5 में आ गया। अब बात करूं मैं नाइट्रिक ऑक्साइड की, कि नाइट्रस अम्ल से नाइट्रिक ऑक्साइड बनने में इसके ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई है? कमी। ऑक्सीकरण अंक में कमी होना, अपचयन, यानी इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, +3 ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +2 ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये एक असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या कहा हमने? कि नाइट्रोजन व फॉस्फोरस के वे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन व फॉस्फोरस मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे यौगिक असमानुपातन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। और यहाँ पे नाइट्रस अम्ल +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, जो इसकी एक मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है। ये बात तो हुई नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की। अब हम बात करते हैं शेष अन्य सदस्य हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इनके बारे में हम कहेंगे कि शेष अन्य सदस्य ऑक्सीकरण अवस्था के संदर्भ में स्थायी होते हैं, यानी ये ऑक्सीकरण नहीं, असमानुपातन। क्या कहेंगे? असमानुपातन अभिक्रिया के प्रति क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। यानी बात सीधी सी ये है कि जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हैं, ये असमानुपातन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। असमानुपातन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ असमानुपातन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि ये तीनों असमानुपातन अभिक्रिया की प्रति स्थायी होते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब हम चर्चा करते हैं कि नाइट्रोजन के अलावा क्या कहेंगे। देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यानी नाइट्रोजन को छोड़ के शेष सदस्य हैं, इनमें रिक्त डी कक्षक, क्या कहेंगे, रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं।
उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें रिक्त डी कक्षक है। जैसे मैं फॉस्फोरस की बात करूं, 3s2 3p3, इनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन है वो d में चला जाएगा, और d में जाने पर इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या कहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो 3 तो है p कक्षकों में, एक अब s में बचा है, क्योंकि s का एक d में आ गया तो 4 और एक d में, यानी अपन कहेंगे कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन को छोड़कर शेष सदस्य 5 संयोजकता दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 5 संयोजकता दर्शाते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। क्या कहेंगे कि इसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। क्या कहेंगे, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की संयोजकता का विस्तार नहीं होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन 5 संयोजकता नहीं दर्शाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन NCl3 तो बनाता है लेकिन NCl5 नहीं बनाता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। क्या कहा मैंने कि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से उसकी संयोजकता का विस्तार नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह NCl3 तो बनाता है लेकिन NCl5 नहीं बनाता है। अब देखो, हम अगर नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता की बात करें, नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता तो कितनी होगी। देखो नाइट्रोजन के पास 2s2 और 2p3, यानी अपन क्या कहेंगे, एक तो s कक्षक है और 3 p कक्षक हैं, यानी टोटल कक्षक कितने हो गए, 4। तो अपन क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है। 4 से अधिक नाइट्रोजन की संयोजकता नहीं होती है। ये क्लियर हो गई चीज। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। यानी हम नाइट्रोजन के कुछ यौगिक देखते हैं जिनमें नाइट्रोजन 4 संयोजकता दर्शाता है। नाइट्रोजन के कुछ यौगिक, देखो एक तो मैं बात करूं NH3 की, और इसके साथ साथ मैं फॉस्फोरस की बात कर लूं PH3। अब देखो यानी इन दोनों में इनकी 3 संयोजकता है। कितनी है, 3 संयोजकता। और यहां पर इसमें नाइट्रोजन की भी कितनी है, 3 संयोजकता है। ध्यान से समझना आप। यानी अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन व फॉस्फोरस 3 संयोजकता दर्शा रहे हैं, और इन दोनों के पास क्या पड़ा है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इसका मतलब ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके, क्या कहेंगे, दान करके लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। लुईस क्षार की भांति, भाई लुईस के अनुसार जो लोन पेयर दान करते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। और ये तो क्या बना लेगा, ये तो बना लेगा NH4+, और ये क्या बनाएगा, PH4+। ठीक है। और दोनों कंपाउंडों में अपन क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की संयोजकता कितनी है, कितनी है, 4। तो यही कहा हमने कि नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है। देखो
फॉस्फोरस की तो 4 से अधिक हो सकती है, 5 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस में तो रिक्त डी कक्षक है। हम यहाँ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों के कुछ यौगिक देखते हैं जिनमें उनकी संयोजकता 4 से अधिक होती है, तो उनको भी आप ध्यान में रखोगे। 4 से अधिक होती है। जैसे मैं फॉस्फोरस की बात करूं, फॉस्फोरस क्या बनाता है? PCl5 बनाता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं PCl6 भी बनाता है, PCl6 इसके अलावा PF6 माइनस। इसी प्रकार ऑर्सेनिक की बात करते हैं तो ऑर्सेनिक भी क्या बनाता है? AsF6 माइनस। इसी प्रकार एंटीमनी भी क्या बनाता है? SbF6 माइनस। ये लो, यानी अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व अपनी संयोजकता का विस्तार करते हैं। यानी यहाँ पर इन सभी में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 4 से अधिक है, तो इनको भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये तो हुई हमारी ऑक्सीकरण अवस्था की चर्चा। समूह 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। हमने डिटेल से हर फैक्ट को ध्यान से पढ़ा है, उदाहरण लेके हमने हर फैक्ट को क्लियर किया है। तो आप अक्रिय युग्म प्रभाव और असमानुपातन अभिक्रिया, इन दोनों टॉपिकों को आप ध्यान में रखोगे। अब हम दूसरा रासायनिक गुणधर्म लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। यानी अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे, हेडिंग लगा रहा हूं मैं, नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। देखो, इसका सीधा सा मतलब यही है कि नाइट्रोजन अपने जो अन्य सदस्य हैं उनसे भिन्न गुण दर्शाता है, अलग गुण दर्शाता है, जिसकी वजह से हम नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार कहते हैं। यानी नाइट्रोजन जो वर्ग के अन्य सदस्य हैं उनसे अलग गुण दर्शाता है। अब कारण क्या है? यानी हम कहेंगे कि नाइट्रोजन के, ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि नाइट्रोजन निम्न गुणों के कारण, क्या कहेंगे? निम्न गुणों के कारण असामान्य व्यवहार दर्शाता है। क्या कहेंगे? असामान्य व्यवहार दर्शाता है। असामान्य व्यवहार दर्शाता है। अब देखो कौन कौन से गुण हैं। पहला अपन कहेंगे छोटा आकार। भाई नाइट्रोजन वर्ग 15 का प्रथम तत्व है तो इसका आकार छोटा है। दूसरा अपन कह सकते हैं उच्च आवेश घनत्व है। उच्च आवेश घनत्व है। तीसरा अपन कह सकते हैं रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। चौथा अपन कह सकते हैं उच्च आयनन ऊर्जा। उच्च आयनन ऊर्जा। और पांचवा गुण अपन ले सकते हैं उच्च विद्युत ऋणता। उच्च विद्युत ऋणता। यानी इन गुणों की वजह से नाइट्रोजन अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से गुणों में भिन्नता दर्शाता है, जिसे हम नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार कहते हैं। तो इन गुणों को आप ध्यान में रखोगे। पहला गुण मैंने क्या बताया? छोटा आकार। दूसरा उच्च आवेश घनत्व है। तीसरा रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति।
यानी नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। अरे नाइट्रोजन का संयोजी विन्यास क्या होता है? 2s2 2p3, यानी कोष कौन सा है? दूसरा कोष है, और दूसरे कोष में डी कक्षक नहीं पाया जाता है। तो यही कहा हमने कि रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। चौथा, उच्च आयनन ऊर्जा या उच्च आयनन एंथैल्पी, और पांचवा गुण मैंने बताया उच्च विद्युत ऋणता। तो इन गुणों को आप ध्यान में रखोगे। अब हम नाइट्रोजन के असामान्य गुणों की चर्चा करते हैं, यानी किन किन गुणों में नाइट्रोजन अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्नता दर्शाता है। तो ध्यान से आप समझेंगे। देखो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। पहला गुण हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? कि नाइट्रोजन स्वयं के साथ अथवा किसी अन्य छोटे आकार व उच्च विद्युत ऋणता, क्या कहेंगे? उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्वों के साथ पी पाई प्रकार का बहुबंध बनाता है। पी पाई प्रकार का बहुबंध बनाता है, जबकि समूह के अन्य सदस्य पी पाई प्रकार का बहुबंध बनाने में असमर्थ होते हैं। देखो हमने कहा कि या तो नाइट्रोजन स्वयं के साथ या किसी अन्य छोटे आकार व उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्वों के साथ। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो ये लो, इसके अलावा अपन कह सकते हैं N डबल बॉन्ड O। इसके अलावा अपन कह सकते हैं ये देखो, यानी यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो हो रही है पी पाई बॉन्डिंग, यहाँ पे भी पी पाई बॉन्डिंग, और यहाँ पे भी पी पाई बॉन्डिंग। बात सीधी सी ये है कि यहाँ पे जो पाई बंध बन रहे हैं वो पी पाई अतिव्यापन से बन रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ या नाइट्रोजन स्वयं के साथ भी पी पाई प्रकार का बहुबंध बना सकता है, लेकिन वर्ग के अन्य सदस्य पी पाई प्रकार का बहुबंध बनाने में असमर्थ होते हैं। क्यों होते हैं अन्य सदस्य? क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है, उनके परमाणु बड़े होते हैं और फैले हुए रहते हैं, तो उनमें पी पाई अतिव्यापन प्रभावी नहीं होता है। तो ये तो रहा पहला गुण। अब हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा गुण है जिसमें नाइट्रोजन अपने अन्य सदस्यों से भिन्नता दर्शाता है। तो दूसरा गुण अपन क्या ले सकते हैं कि नाइट्रोजन डी पाई पी पाई प्रकार का बहुबंध, डी पाई पी पाई प्रकार का बहुबंध नहीं दर्शाता है, क्योंकि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक, समझना बात को, रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं, जबकि वर्ग के
अन्य सदस्य, जबकि वर्ग के अन्य सदस्य डी पाई पी पाई बहुबंध बनाने में समर्थ होते हैं, बनाने में समर्थ होते हैं, बनाने में समर्थ होते हैं। देखो इसका आकार तो क्या निकल के आया कि नाइट्रोजन का आकार क्या होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से इनमें पी पाई प्रकार का बहुबंध आसानी से बन जाता है। और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि नाइट्रोजन डी पाई पी पाई प्रकार का बहुबंध नहीं बनाता है, क्योंकि इनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित ही नहीं होते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन डी पाई पी पाई प्रकार का बहुबंध नहीं दर्शाता, क्योंकि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक नहीं पाए जाते, जबकि वर्ग के अन्य सदस्य डी पाई पी पाई बहुबंध बनाने में क्या होते हैं, समर्थ। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो R3P डबल बॉन्ड O, इसके अलावा अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं R3P डबल बॉन्ड CH2। अब देखना यहाँ पे ये जो अतिव्यापन हो रहा है, ये हो रहा है डी पाई पी पाई, और यहाँ पे भी डी पाई पी पाई, यानी फॉस्फोरस का तो डी कक्षक, ऑक्सीजन का पी कक्षक, इसमें भी फॉस्फोरस का डी कक्षक, कार्बन का पी कक्षक। तो इस प्रकार नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य सदस्य डी पाई पी पाई प्रकार का बहुबंध बनाने में समर्थ होते हैं। अगले गुण की चर्चा करें अपन, तो अगला गुण अपन क्या ले सकते हैं, देखो अगला गुण अपन ले सकते हैं कि नाइट्रोजन, क्या कहेंगे, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक गैसीय अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है, जबकि वर्ग के अन्य सदस्य, जबकि वर्ग के अन्य सदस्य क्या कहेंगे, बहुपरमाणुक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, बहुपरमाणुक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्या कहा कि नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि वर्ग के अन्य सदस्य बहुपरमाणु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन N2 का अणु, इसमें नाइट्रोजन के मध्य एक त्रिबंध उपस्थित होता है, और इस त्रिबंध की जो बंध ऊर्जा है वो होती है 941.4 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी ऊर्जा इस बंध को तोड़ने के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, 941.4 किलो जूल पर मोल। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे कि नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि वर्ग के अन्य सदस्य बहुपरमाणु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगले गुण की बात करें अपन कि नाइट्रोजन अगले किस गुण में अन्य सदस्यों से भिन्नता दर्शाता है। देखो हमने 3 गुण देख लिए। अब अगर हम चौथे गुण की बात करें तो हम अगर नाइट्रोजन एकल बंध की बात करें तो अपन क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन एकल बंध दुर्बल बंध होता है। क्या कहेंगे, दुर्बल बंध होता है। किसी तुलना में फॉस्फोरस
एकल बंध की तुलना में। ये तो है प्रबल बंध और ये है दुर्बल बंध। ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन एकल बंध की बंध ऊर्जा बहुत कम होती है। क्या कहेंगे? बंध ऊर्जा बहुत कम होती है, यानी ये आसानी से टूट जाता है। तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति, श्रृंखला बनाने की, श्रृंखलन की प्रवृत्ति दुर्बल पाई जाती है। श्रृंखलन की प्रवृत्ति दुर्बल पाई जाती है। यानी सीधी सी बात यह है कि नाइट्रोजन में श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि नाइट्रोजन एकल बंध दुर्बल बंध होता है बजाय फॉस्फोरस के एकल बंध की तुलना में। ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एकल बंध की बंध ऊर्जा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति बहुत दुर्बल पाई जाती है। ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही कम पाई जाती है। अगले गुण की चर्चा करते हैं अपन। अगला गुण अपन ले सकते हैं कि नाइट्रोजन में 5 नंबर क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से यह अपनी संयोजकता का विस्तार नहीं कर सकता। अभी हमने चर्चा भी की है कि नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है, और यही कारण है। देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन लिखना आप। क्वेश्चन क्या है कि PCl5 बनता है, PCl5 बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता है या नहीं बनता। क्यों? कारण क्या है भाई? PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता, क्योंकि PCl5 में फॉस्फोरस के पास रिक्त डी कक्षक होता है, जिसकी वजह से S कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में चला जाता है और उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाती है, जिससे वह अपनी संयोजकता 5 कर लेता है और आसानी से PCl5 का निर्माण कर लेता है। लेकिन NCl5 में नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, जिससे उसकी संयोजकता का विस्तार नहीं हो पाता है, इसलिए NCl5 नहीं बनता है। तो ये हमने नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार देख लिया। यानी इस आज की क्लास में हमने रासायनिक गुणधर्मों में 2 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण गुणधर्म पढ़े हैं और डिटेल से पढ़े हमने। पहला गुणधर्म हमने पढ़ा समूह 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, और फिर नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। अब जो शेष रासायनिक गुणधर्म हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।